साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को संपन्न हुई है और उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। उस ऑफिशियल आंसर की के कुछ प्रश्नों पर जो है वो विवाद है। कितने प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा 14 ऐसे प्रश्नों को इंगित किया गया है जिनके प्रश्न जो है आयोग के द्वारा सही नहीं बताए गए हैं। इन 14 प्रश्नों को देखते हैं और उन साक्ष्यों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनके आधार पर आप जो है उन प्रश्नों को लेकर के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो सीरीज ए है, सीरीज ए के ही प्रश्नों को उठाया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है वो कतरनिया घाट को माना है। कतरनिया घाट की स्थापना 1976 में होती है, ना कि 1975 में। देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन सांख्यिकी पुस्तक 2018 तथा ENVIS पोर्टल पर उपलब्ध वन्यजीव अभयारण्य के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया था। विकल्प के जो अन्य जो हैं उसमें किशनपुर की स्थापना 1972 में होती है, चंबल की स्थापना जो है 1979 में होती है और रायपुर में भी कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। तो ये प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यह प्रश्न जो है मूल्यांकन श्रेणी से बाहर किए जाने योग्य है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सच दिया गया है, आप इस सच को देख सकते हैं। दूसरा है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो आयोग ने इसमें जो है वो नाभिकीय ऊर्जा को केवल माना है, जबकि भूतापीय ऊर्जा भी जो है वो सूर्य की ऊर्जा से ना ही डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आयोग क्या कर सकता है, ए और बी दोनों को मान सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इस साइड यहाँ पे जाएंगे इस लिंक पे, तो यहाँ पर आप जाकर के सच को देख सकते हैं जहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा ये ना ही डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट रूप से सूर्य से उत्पन्न होती है। ये भी एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि मानव विकास सूचकांक 2022 अभी तक जारी ही नहीं हुआ है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो मानव विकास सूचकांक 2020 की आई है, 21 और 22 की अभी नहीं आई है। तो जब आई ही नहीं है तो यहाँ पे अवरोही क्रम लगाया जा सकता है। हाँ, इसको यदि आप 2020 के हिसाब से लगाएंगे तो जो आयोग ने उत्तर माना है कि सबसे पहले आपने हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और फिर रूस, मतलब 3, 4, 1, 2 यदि इसे यहाँ पर लिखे उठे मानव विकास सूचकांक 2020, तब आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अन्यथा गलत है। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ राज्य हैं। इन्हें हमें सुमेलित करना है। ये सीरीज ए का 41 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें मानस आपका असम में है, सही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, परंतु नंदा देवी उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। 2000 के पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तब ये प्रश्न सही था, परंतु वर्तमान में नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो ये प्रश्न भी जो है इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला है, जल जीवन मिशन योजना, सीरीज ए का 59 नंबर क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। इसे 2019-20 के बजट में घोषित किया गया था, जबकि आयोग ने जो उत्तर माना है 2021-22 को माना। क्या माना है, 2021-22 को सी विकल्प को सही माना, जबकि इसका विकल्प बी सही होना चाहिए। देखिए, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना लॉन्च की गई थी। केंद्रीय बजट 2019-20 में यह सुनिश्चित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप PIB में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सच मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे, बेसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का,
इन्फ्लुएंजा का, काली खांसी का, निमोनिया का। तो देखिए इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है निमोनिया को माना है, आयोग को नहीं, आयोग ने जो माना है इसमें काली खांसी को माना है, काली खांसी को माना है, ठीक है। जबकि बेसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग होता है। तो इस पर भी आप जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इस साइट पे आप जाइए, आपको यहाँ पर ये सच मिल जाएगा। अगला है हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष को। देखिए हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रही है, ठीक है। इस नाम की कोई भी संस्था ही नहीं रही है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो इस नाम की कोई संस्था मिलती नहीं है। दूसरी, यदि आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे श्री कृष्ण सरला की पुस्तक इंडियन रिवोल्यूशनरी 1757 टू 1761 वॉल्यूम 2-3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन दास सन्याल आदि द्वारा वर्ष 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया है। परंतु तत्कालीन दस्तावेजों, इतिहास की प्रमाणित पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। अतः पहली चीज़ तो आयोग द्वारा जो संस्था दी गई है उस संस्था के नाम में त्रुटि है। दूसरा, यदि देखा जब मान भी लिया जाए तो जिसमें यतीन्द्रनाथ मुखर्जी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, ये इनकी मृत्यु जो है 1915 में हो जाती है, जबकि इस संस्था की स्थापना कब होती है, 1928 में होती है। तो इस प्रकार से ये जो आपका प्रश्न है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक सेकेंड, अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। देखिए जनजाति और राज्य, इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है, ए को माना है केरिया जनजाति उड़ीसा और पालियान तमिलनाडु, ये आयोग ने माना है 1 और 4 को। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है। देखिए जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों एवं स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013 रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि विकल्प में दिया गया है, ठीक है। तो ये तो सही है, गलत है। और यानदी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कुकी और यानदी में, ठीक है, चूँकि ये गलत है। अब आगे देखते हैं, पालियान जो है ये केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पल्लियान जनजाति पाई जाती है। दोनों में नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो पालियान लिखा हुआ है ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में पाई जाती है, ठीक। और आपकी उड़ीसा में खारिया जनजाति पाई जाती है, ना कि केरिया जनजाति। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये प्रश्न भी सही नहीं है। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न 91 में। इसमें दो सूचियाँ, एक तरफ ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। तो इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है वो बी माना है, ठीक है, बी माना है। देखिए रंगमाला पुंडरिक विट्ठल, रसकौमुदी श्रीकंठ है, राग विबोध सोमनाथ है, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट मखिन है। देखिए यहाँ पे नाम क्या है, वेंकट रमण है, ठीक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के राइटर वेंकट रमण माने गए, जबकि ये वेंकट रमण नहीं वेंकट मखिन है। तो इसलिए यहाँ पे जो लेखक का नाम है वो गलत है, रचनाकार का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, सही है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। आयोग ने इसका उत्तर जो है बी माना है कि ए और कथन और कारण सही हैं, और जो कथन है मतलब कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है, परंतु घटना चक्र के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें डी ऑप्शन मतलब कि ए तथा मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है।
परंतु मेरा मानना है कि इसमें जो आयोग ने जो बी उत्तर माना है वो सही है। मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि आयोग का यहां पर उत्तर जो है वो सही है। आगे चलते हैं। यहां पे इन्होंने जो है वो साक्ष्य दिया हुआ है सविंद्र सिंह की जो भौतिक भूगोल की पुस्तक है, उसमें आप 2019 का जो संस्करण है उसमें पृष्ठ संख्या 461 को साक्ष्य के रूप में यहां पे बताया गया है। अगला है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आयोग ने इसका उत्तर तुर्कमेनिस्तान माना है, और तुर्कमेनिस्तान माना है, जबकि घटना चक्र के द्वारा माना जा रहा है कि इसमें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों को लेना चाहिए, मतलब बी और सी दोनों सही है। परंतु देखिए यहाँ पे आयोग का जो उत्तर सी है वो सही माना जाएगा। सही माना जाएगा इसलिए ये तुर्कमेनिस्तान ही माना जाएगा, क्योंकि इसका जो काराकुम डेजर्ट है इसका 70% जो हिस्सा है, 70% हिस्सा जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, और जो 30% हिस्सा है वो अरल सी जो है उसके पास कजाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से ये देखा जाएगा कि अधिकांश हिस्सा किस में है, तो तुर्कमेनिस्तान में। तो यहाँ पे सी उत्तर जो है वो सही मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें यही बताया गया कि ये दोनों जगह फैला हुआ है, सेंट्रल एशिया में है, तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में है, इसलिए दोनों उत्तर मानना चाहिए। अगला है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 116 नंबर क्वेश्चन है सीरीज ए का। पहला है, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो आयोग ने दोनों कथनों को सही माना है, दोनों को ही सही माना है। ठीक है। अभी फरवरी 2022 में इनका निधन हुआ था, और इनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में वर्ष 1974 में हुआ था। जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार ये बताया जाता है कि संगीतज्ञ, सितार वादक एवं संगीतज्ञ रविशंकर पहले भारतीय जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में 21 अक्टूबर 1969 को प्रस्तुति दी थी। तो इस प्रकार से केवल कथन जो दो है वो सही है। चूँकि ये देखिए यहाँ पर कुछ स्रोत हैं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कुछ स्रोतों के आधार पर कहा जाता है, पूरी तरीके से नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर आप इसके साइट के साक्ष्य को अगर चाहें तो दे सकते हैं। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। सही है। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। आयोग ने दोनों माना है कि कथन तथा कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या, मतलब बी ऑप्शन को सही माना, जबकि घटनाचक्र के द्वारा बताया जा रहा है कि कथन कारण तो सही है परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है। और मेरा अपना ओपिनियन है कि आयोग का उत्तर यहाँ पर सही है। आप चाहें तो इस साइट पर जाकर के जो घटनाचक्र के द्वारा बताया जा रहा है कि डी ऑप्शन इसका सही व्याख्या नहीं, उसके आधार पर आप साक्ष्य दे सकते हैं। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। सही बात है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो आयोग ने जो है इसमें माना है कि केवल पहला वाला कथन सही माना कि यह 3 देशों में विभाजित है, परंतु इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई, इसको नहीं माना है। मेरा भी अपना यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। इन द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है, अर्थात दोनों कथन सही हैं। ये इन्होंने जो है अपने पूर्वालोकन जो समान भूगोल की उसमें भी इस चीज़ को बताया है, और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने इस लिंक को दिया है जहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। परंतु आप कई जगह पढ़ेंगे तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के टकराव की वजह से ही ये जो द्वीप है इसका उद्भव होता है। तो यदि प्लेट टेक्टोनिक्स को मानेंगे तो वहाँ पर आपका ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा इसकी उत्पत्ति को नहीं माना जाएगा। तो मतलब आयोग का जो उत्तर है, काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि आयोग का उत्तर जो है यहाँ पर सही माना जाएगा। तो ये कुल आपके 14 प्रश्न थे जिन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।